अभी हम एक महत्वपूर्ण और काम की बात करने वाले हैं, तो हमारा सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग टहलते हुए जा रहे हैं, अगर हो सके तो कुछ समय यहाँ पर उपस्थित रह के और बहुत ज़रूरी बात सुने। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज बाबा साहब का 14 अप्रैल 2025 को 134वां बस दिवस हम मना रहे हैं, परंतु इस समय हमारे देश में संघियों की सरकार चल रही है और ये संघियों की सरकार हमारे देश की सड़कों को, रेलवेज को, हवाई अड्डों को, बस अड्डों को, हवाई जहाज़ों को बेच रही है। हमारे सारे हितों को नज़रअंदाज करते हुए हमें बर्बादी की ओर ले जा रही है। लेकिन हम सभी के सभी यहाँ उत्साहित हैं और पूरे समाज का पूरा जोर लगाने के बावजूद भी उनको रोक नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस बात का पता लगाएं, इस बात की जानकारी करें कि ऐसा क्यों है। आज देश में आखिरी जो भी लोकसभा चुनाव हुए हैं, हालांकि उसमें भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन उसने किसी तरीके से अपना जुगाड़ करके, सांसदों को खरीद करके, प्रलोभन दे करके, डरा करके, धमका करके अपनी सरकार बना ली है। और आप सब लोग ये भी जानते हैं कि दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है जिसके पास लगभग 100 सांसद अभी मौजूदा हैं और वो प्रमुख विपक्षी पार्टी है। प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के बावजूद भी उनके पास मात्र 100 सांसद हैं। क्या आप सभी लोग यहाँ बैठे जितने लोग हैं, क्या जानते हैं कि इस समय भारत की इस लोकसभा में कितने सदस्य शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के हैं? अगर जानते हैं तो हाथ उठा करके इस बात का जवाब दें कि इस समय भारत की लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के संसद सदस्यों की संख्या कितनी है। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि 84 सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट के 84 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद में बैठे हुए हैं, जो अलग अलग पार्टियों से हैं, जिसमें भाजपा से भी हैं और ज़्यादातर भाजपा से हैं। उसके अलावा शेड्यूल्ड ट्राइब के सांसद हैं जो उसी संसद में बैठे हुए हैं। और इन दोनों वर्गों के सांसदों की संख्या, टोटल संख्या 131 है, 131, which is more than the member of parliament owned by the कांग्रेस। जितने सदस्य कांग्रेस के हैं जो कि 100 होते हैं, उनसे कहीं ज्यादा संख्या शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के सांसदों की है। उसके बावजूद भी हमारे देश में दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, उनकी बहनों बेटियों का बलात्कार हो रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है, उनको बेइज्जत किया जा रहा है, आपके समाज के दूल्हों को घोड़ों से उतार के पीटा जा रहा है। लेकिन वो 131 सांसद जो हैं बड़ी खामोशी से संसद में बैठे हैं और अपने जितनी उनको तनख्वाह मिलती है उसका आनंद ले रहे हैं। कभी सोचा आखिर ऐसा क्यों है? उनके सामने ऐसी कौन सी मजबूरी है कि अपने ही समाज की बहन बेटियों का बलात्कार होते हुए देख रहे हैं, अपमानित होते हुए देख रहे हैं, हत्याएं होते हुए देख रहे हैं? ये बहुत चिंता का विषय है और बहुत ही शोचनीय विषय है। मैं इस मंच पे उपस्थित सभी लोगों से ये आग्रह करता हूं कि ये इस विषय पर गहन चिंतन करने की जरूरत है, इस पर विचार किया जाए। मैं इस पर आगे बोलते हुए मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जितनी 131 शेड्यूल्ड कास्ट, जिसमें 84 सांसद सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट के हैं, बाकी के शेड्यूल्ड ट्राइब के हैं। इतने सांसद ज़्यादातर जो आरक्षित सीटों से चुन के आते हैं, उनके चुने जाने का कारण सबसे बड़ा ये है। और उनमें अगर आप देखेंगे तो उन पार्टियों के सांसद हैं जिन पार्टियों की मुख्य लीडरशिप, यानी मुख्य नेता सवर्ण समाज से आते हैं, संघी समाज के आते हैं, संघी विचारधारा से आते हैं उसका। और ये सांसद उन क्षेत्रों से आते हैं जहां पर बहुमत, मेजॉरिटी जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के वोटर्स की है। जो SC ST के मतदाता हैं उनकी संख्या बहुत भारी तादाद में है।
उसके बावजूद भी जो ऐसे पार्टियां हैं जिनकी लीडरशिप पिछड़े और दलित समाज के हैं, उनके सदस्य नहीं जीत के आ पाते हैं। सिर्फ जिनकी लीडरशिप संघियों की है, सवर्ण समाज की है, वो पार्टियां अपने सदस्यों को जितवा करके संसद में पहुंचाती हैं। उसका मूल कारण है कि हमारा जो बहुसंख्यक वोटर है, जो शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का वोटर है, वो कई जगह विभाजित होता है, कई जगह पे विभाजित होता है, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह। और ऐसी स्थिति में जो संघीय पार्टियों के जो सदस्य होता है, मेंबर, प्रत्याशी जो होता है, उसको ये लोग अपना वोट, एक मुश्त वोट जिस अपनी पार्टी के सदस्य को देते हैं, और उससे उसकी जीत बड़ी आसान हो जाती है और वो लोकसभा में पहुंच जाता है। लोकसभा में पहुंचने के बाद उसके ऊपर व्हिप लागू होता है। व्हिप लागू होने से वो उस पार्टी का गुलाम बन जाता है। वो पार्टी जो कहती है उससे अलग हटके ना वो कुछ सोच सकता है और ना ही वो कुछ कर सकता है। अब इस बात को हमारे बाबा साहब, जिनका आज हम जन्मदिवस मना रहे हैं, वो इतने बड़े भविष्य द्रष्टा भी थे कि उन्होंने इस बात को बहुत पहले जान लिया था कि अगर ऐसी व्यवस्था होगी तो हमारे लोग टुकड़ों में बंटते रहेंगे और इसका लाभ, ये फायदे जो है संघी लोग उठाते रहेंगे। तो उन्होंने 1932 में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान वो हमारे लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कराई थी उन्होंने। हम ये बात आपको बहुत भली भांति समझाना चाहते हैं। पृथक निर्वाचक मंडल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसको नाम से लोग जानते हैं कम्युनल अवार्ड। वो कम्युनल अवार्ड क्या है, उसको समझने की, गहराई से समझने की, अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। अगर पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आज होती, जिसमें कि संघी समाज के लोग, सवर्ण समाज के लोगों को हमारे मतदान करने से उनको वंचित किया गया था, उनको रोका गया था। शेड्यूल कास्ट के सदस्यों की संख्या, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट को था। अगर हम अपने सदस्यों को चुनते तो हम भली बात अपने दिमाग का, विवेक का इस्तेमाल करके और अपनी उस पार्टी के सदस्यों को चुनते जो हमारे हितों की रक्षा के लिए काम करता। लेकिन हुआ उसका उल्टा। 1932 अगस्त 1932 में जब कम्युनल अवार्ड लेकर के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत आए थे, बल्कि यहाँ पहुंचे भी नहीं थे, उससे पहले ही कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी संघी विचारधारा की मदद से, संघियों की मदद से उन्होंने उस कम्युनल अवार्ड का विरोध करना शुरू कर दिया, पूरे देश में कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया। और महात्मा गांधी तो यहाँ तक कि ना पुणे में भूख हड़ताल पर बैठ गए और उन्होंने कहा, बाबा साहब को मजबूर कर दिया कि आप ये जो पृथक निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था है, जो अंग्रेजी हुकूमत में उन्होंने उसका इंतजाम करवाया था, उसको वापस लेने के लिए विवश किया उनको, और वो वापस हो भी गया। अब इससे भी बड़ी बात जो सोचने की है कि जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस कम्युनल अवार्ड, इस पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था के लिए या सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था के लिए जब लंदन में बार बार लगातार मेहनत कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, तो उनके विरोध करने वाले भी यही कांग्रेसी थे। उन दिनों कांग्रेस संघियों के हाथों में थी। आज हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी संविधान की प्रति लेके लहराते हैं कि हमें संविधान को बचाना है, लेकिन एक जमाने में पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी संघियों के कंट्रोल में थी, उनके नियंत्रण में थी, उनके चंगुल में थी। उस समय कांग्रेस के नेताओं ने और संघियों ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को घुटनों पर ला दिया, मजबूर कर दिया और वो पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को वापस कर दिया। उस व्यवस्था के वापस होने का, पीछे जाने का आज जो हम लोग सभी भुगतान, उसका हर्जाना, उसकी कीमत आज चुका रहे हैं। जो 131 सांसद जो बैठे हुए हैं, वो सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं आज संसद में और हमारे समाज के हितों के लिए कोई आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि वो व्यवस्था 1932 में ही मात्र 1 महीने के भीतर उन्होंने छीन ली। और जिस दिन वो छीनी गई थी, उस घटना को नाम दिया गया है पूना पैक्ट।
पूना पैक्ट में पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को वापस लिया गया, कम्युनल अवार्ड को वापस लिया गया और बदले में समझौता करके कहा गया कि हम आपके कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे और हम आपको राजनीतिक आरक्षण देंगे। भारत की विधानसभाओं में, लोकसभाओं में और राज्यसभाओं में आपके समाज के लोग चुन के जाएं, हम इसकी व्यवस्था करेंगे, जिससे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कतई सहमत नहीं थे। लेकिन परिस्थितियों के चलते उन्होंने उसको स्वीकार किया और वो भी मात्र 10 वर्षों के लिए उस राजनीतिक आरक्षण व्यवस्था को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने स्वीकार किया था। लेकिन आज तक 75 साल से ज्यादा गुजर न जाने के बावजूद भी ये संघीय सरकारें जो केंद्र सत्ता में रहती हैं, बिना हमारे समाज की सहमति से, बिना हमारे मांग किए, बिना डिमांड के उस राजनीतिक आरक्षण व्यवस्था को हर 10 साल पर बढ़ाते जा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि उनके सीधे सीधे वो लाभार्थी हैं। अगर आप लोग जानते होंगे कि ये जो विप की व्यवस्था है, ये जब पीपुल्स एक्ट लागू हुआ था उस समय ये विप की व्यवस्था नहीं थी। शेड्यूल्ड कास्ट के सांसदों पर विप की व्यवस्था लागू करके उनको इन संघीय पार्टियों ने गुलाम बना लिया और ऐसा गुलाम बनाया है कि उनकी बहन बेटियों का रेप होता है, उनके भाई मारे जाते हैं, पीटे जाते हैं, बेइज्जत किए जाते हैं, उनको पेशाब पिलाई जाती है, उनके ऊपर पेशाब की जाती है। उसके बावजूद भी वो कुंभकर्ण नींद सोते रहते हैं संसद में बैठ के और मजे लेते रहते हैं। इस बात को बहुत गहराई से मैं फिर सभी साथियों से कहता हूं और खास तौर से अपना युवा वर्ग को मैं ये चेताना चाहता हूं कि आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा। आपके सबके हाथ में गूगल फोन है, आजकल तो आपका रोबोट भी आ गया है, जीपीटी आ गया है, चैट जीपीटी आ गया है। आप पढ़िए कि कम्युनल अवार्ड क्या था, आप पढ़िए पृथक निर्वाचक मंडल क्या था, आप पढ़िए सेपरेट इलेक्टेड क्या था, पढ़िए पूना पैक्ट क्या था, पूना पैक्ट में क्या व्यवस्था हुई, हमको क्या मिला, हमारे साथ कैसे धोखा हुआ, कैसे छल हुआ। आज ये संघी जिन्होंने 700 वर्षों तक 700 ईयर्स मुगलों की गुलामी की है, तब इनको आजादी याद नहीं आई, तब इनको अपने मंदिर याद नहीं आए। लेकिन आज ये हर जगह मस्जिद खोदने में लगे हैं, हर जगह मंदिर ढूंढने में लगे हैं, हर जगह मस्जिदों को तोड़ने में लगे हैं, हर जगह जो बुद्धों के जो मंदिर हैं उनको अपना बताने में लगे हैं, अपनी ओनरशिप बताते हैं। आजकल देख रहे होंगे आप लोग कि बोध गया में बौद्ध भिक्षुओं को आंदोलन करना पड़ रहा है। इन्होंने षड्यंत्र के तहत बोध गया मंदिर में अपने लोगों को बंते बना के बैठा दिया और वो वहां पे आडंबर करना शुरू कर दिए, जिसकी भनक लगते जो हमारे वहां के बनते हैं वो आपको पता होगा, पिछले मेरे ख्याल से 1 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया है जब से वो लोग वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार उनकी कोई नहीं बात सुन रही है, ना मदद कर रही है। अब आपको समझिए कि अगर ये कहते हैं कि 700 साल पहले, 1000 वर्ष पहले जो इन संघियों की, ब्राह्मणों की जो विरासत चली गई है, ये उस विरासत को दोबारा हासिल करने के लिए आपका जो कौन सा विभाग है भारत सरकार का, सर्वे ऑफ इंडिया, उससे सर्वे कराते हैं, अदालतों की मदद ले रहे हैं और उनकी खुदाई करते हैं। लेकिन हमसे, हमारे बाबा साहब से दबाव डाल के, उनको जोर जबरदस्ती करके जो पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो हमसे वापस ले ली गई, जो कम्युनल अवार्ड हमसे छीन लिया गया, बदले में मेरे साथ धोखा किया गया, हम उस अवार्ड को दोबारा क्लेम करने की क्यों नहीं सोच रहे हैं, हम क्यों नहीं विचार कर रहे हैं। हमको जब तक हमको उस तरह की व्यवस्था वापस नहीं मिलेगी, ये जो हमारा रिजर्वेशन है, राजनीतिक रिजर्वेशन जिसकी बात कर रहे हैं हम, वो बेईमानी है। हमारे सांसद, हमारे चाचा ताऊ भाई भले ही हों, लेकिन वो हमारे समाज के किसी काम आने वाले नहीं हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इन संघी विचारधारा वाली पार्टियों की गुलामी करते रहेंगे
आज भी कर रहे हैं, 70 सालों से करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। आप इस भ्रम में मत रहिए कि आपकी लड़ाई कोई और लड़ने आएगा। आपको समझना पड़ेगा कि कारण क्या है हमारी बर्बादी का। अगर ये 131 सांसद आज किसी भी बिल पर लोकसभा से वॉकआउट कर जाएं कि हम सरकार का साथ नहीं देते हैं, ये सरकार आज गिर जाएगी। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी अपने एनडीए गठबंधन के साथ सरकार में है। दूसरे नंबर की पार्टी कही जाती है कांग्रेस, लेकिन सच्चाई है कि दूसरे नंबर पर दलितों के सांसद हैं। अगर ये दूसरे नंबर पर मौजूद दलितों के सांसद, शेड्यूल ट्राइब के सांसद, अगर ये किसी भी इस सरकार का विरोध करते, ये सरकार कल गिर जाए, अभी की अभी गिर जाए, जब चाहे तब गिरा दे। लेकिन एक विप की राजनीतिक व्यवस्था करके हमारे संसदीय प्रणाली में इन सारे सांसदों को गुलाम बना लिया गया है। इस बात को हमारे युवाओं का बहुत गहराई से चिंतन और मनन करने की जरूरत है। जो हमारे सामाजिक कार्यक्रम चलाने वाले हमारे समाज के नेता हैं, उनको इस पर विचार करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। और जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको बहुत गहराई से सोचने समझने की जरूरत है। और इस बात को, इस षड्यंत्र को अपने सारे युवाओं को, पढ़े लिखे लोगों को, महिलाओं को, सबको इस बात से अवगत कराना है, उनको बताना है, उनको अवेयर करना है कि हमारी परेशानियों का कारण असली क्या है, हमारी हार का कारण क्या है, हमारी बेइज्जत होने का कारण क्या है। तो जब तक हम अपनी इन चीजों पे विचार करके और इन कमियों को दूर नहीं करेंगे, अब समय आ गया है कि हम जो हमसे 1932 में, आज के लगभग 90 साल 95 साल पहले जो हमसे अधिकार बाबा साहब से छीन लिया गया, जिसको हम कम्युनल वार्ड के नाम से जानते हैं, जिसको हम पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था के नाम से जानते हैं, जिसको सेपरेट इलेक्टोरेट के नाम से जानते हैं, उस व्यवस्था को हमें दोबारा से क्लेम करना पड़ेगा। हमें आंदोलन चलाना पड़ेगा, हमें उसकी मांग उठानी पड़ेगी, बहुत जोरों से मांग उठानी पड़ेगी, उसके लिए समर्थन जुटाना पड़ेगा। और इन शेड्यूल कास्ट के सांसदों को, शेड्यूल ट्राइब के सांसदों को, जो संघी विचारधारा वाली पार्टियों में बैठे हुए हैं, इन पे दबाव डाल के इनको मजबूर करना पड़ेगा कि तुम या तो हमारा साथ दो, अदरवाइज संसद छोड़ दो। और जो रिजर्व सीटें हैं उन सीटों पर अगर हमें जिताना है अपने सदस्य को, तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम सिर्फ उन पार्टी के सदस्यों को जिताएं जिन पार्टियों की लीडरशिप शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड की है। जब तक संघीय विचारधारा की लीडरशिप वाली पार्टियों के कैंडिडेट को, उनके क्या कहते हैं कैंडिडेट को हिंदी में, प्रत्याशी, जब तक उनके प्रत्याशियों को हम जिताते रहेंगे, हमारी परेशानियों का, हमारी बेइज्जती का, हमारे बहन भाइयों के बलात्कार का कोई इलाज नहीं है। कहीं कोई दूर दूर तक कोई आशा की किरण दिखाई नहीं देती है। अब दूसरी बात हम आपको बता दें कि अभी सुबह से मैं अपने सारे नेताओं के भाषण सुन रहा हूं। सब आप कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, पर प्रश्न ये उठता, आप पढ़ाओगे कैसे? एक तरफ बेरोजगारी है, आपके पास पैसे का अभाव है, शिक्षा का ब्राह्मणीकरण हो चुका है, जो जहां पर पढ़ाई हो रही है वो स्कूल बहुत महंगे हैं। हमारा गरीब किसान मजदूर कैसे पढ़ा लेगा अपने बच्चों को? आप सोच के देखिए। आप भाषण देते रहिए, शिक्षा करिए, हासिल करिए, शिक्षा हासिल कहां से करोगे? उन्होंने पूरी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। जिस तरह वो हाईवे बेच रहे हैं, जिस तरह वो एयरलाइन बेच रहे हैं, जिस तरह से वो हवाई अड्डे बेच रहे हैं, जिस तरह से वो रेलवे बेच रहे हैं, उसी तरीके से वो अब आपके प्राइमरी स्कूल भी बेचने जा रहे हैं। जब आपके स्कूल बिक जाएंगे, संघीय विचारधारा के स्कूल खुले हुए हैं, हम जितने लोग, चंद लोग, अगर पिछले 90 साल में या 70-75 साल में जितने चंद लोग हमारे समाज के पढ़ लिख करके थोड़े से पैसे में मजबूत हुए हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जिन स्कूलों में भेज रहे हैं, उसमें हमारे बच्चे भी हैं। मैं अपना भी नाम लेता हूं। मैं अच्छा कमाता हूं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूं। वहां पे 365 दिन में से जितने दिन स्कूल चलता है, उनमें आधे से ज्यादा दिनों में उनसे रामायण का मंचन कराया जाता, महाभारत का मंचन कराया जाता है। उनको वहां पर हनुमान, लक्ष्मण, राम, सीता बनाया जाता है। उनको परोसी जा रही है रामायण, उनको महाभारत परोसा जा रहा है, उनको हिंदुज्म परोसा जा रहा है, उनको बर्बादी की ओर लिया जा रहा है, उनको गलत पता बताया जा रहा है। और जो हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं,
उनको कहा जाता है कि तुम कमर हो, तुम्हारी किस्मत का सितारा जो है वहां से चमकेगा। जब भगवान खुश होंगे तो आपकी किस्मत बदलेगी। बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने जिस दिन 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था तो हमारे लोगों को उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं लिख के दी, वर्बल नहीं बोली, लिख के दे के गए हैं। दुर्भाग्य की बात यह है, दुख की बात यह है कि हमारा समाज उन 22 प्रतिज्ञाओं में से 5 का भी पालन नहीं कर रहा है। 5-7 प्रतिज्ञाओं का भी पालन कर ले तो मैं आपको यह गारंटी देता हूं कि हमारा पूरा समाज इस गुलामी के चक्रव्यूह से बाहर निकल आएगा। हम अपने बच्चों को कहते हैं पढ़ने भेजेंगे, पढ़ाओगे कहां? स्कूल कहां है? आप 14 अप्रैल को एक दिन आप बाबा साहब का बर्थडे मना लोगे। बाबा साहब पूजनीय नहीं है, गौतम बुद्धा पूजनीय नहीं है, उनको आत्मसात करने की जरूरत है, उनको अपनाने की जरूरत है। अगर हम एक दिन यहाँ इतना खर्चा करके ये प्रोग्राम करते हैं, जितना ये प्रोग्राम महत्वपूर्ण है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने स्कूल खोलना, जहां पर संविधान पढ़ाया जाए, जहां पर पंचशील पढ़ाया जाए, जहां पर 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ाई जाएं, जहां भाईचारा पढ़ाया जाए। जब तक आप ये व्यवस्था नहीं करेंगे, ये संघी हमको बांटे हुए हमारे बच्चों को गलत पता बता रहे हैं। उनको कहते हैं कांवड़ धोने जाइए, उनको कहते हैं मंदिर में जाइए मत्था टेकिए, उनको कहते हैं कुंभ मेले में जाइए, वहां नहाइए, उससे आपका भाग्य का फैसला होगा। उससे भाग्य का फैसला नहीं होना है। हमारी बातों को बहुत ध्यान से अगर समझ लिया है, सुन लिया है, तो आज से आप लोग एक संकल्प लें कि अपने समाज को, अपने युवा लोगों को जगाना है, जागृत करना है, कम्युनल अवार्ड की दोबारा से मांग करनी है, पृथक निर्वाचक मंडल की मांग करनी है, सेपरेट इलेक्टेड की मांग करनी है, अपने स्कूल खोलने हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। वरना हम मेहनत मजदूरी करके इन प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजेंगे, अपनी गाड़ी कमाई खा जाएंगे और आपके बच्चों को धर्मांध बना रहे हैं। इस धर्मांधता से ज्यादा जहरीला कोई जहर नहीं है। अगर इस जहर से बचाना है तो आप अपने स्कूल खोलिए, अपने बच्चों को अपने स्कूलों में पढ़ाइए। आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि जब बाबा साहब पृथक निर्वाचक मंडल के लिए प्रयास कर रहे थे तो आरएसएस संघी विचारधारा के कांग्रेसी विरोध में थे, लेकिन जिनकी मदद से, जिनके अथक प्रयासों से बाबा साहब सेपरेट इलेक्टोरेट कम्युनल अवार्ड की व्यवस्था हासिल करने में सफल हुए थे, वो लोग कौन थे? वो लोग सारे के सारे बैकवर्ड थे, जिनमें बिहार से आने वाले आरएल चंदापुरी थे, जिनमें पंजाब से आने वाले चौधरी छोटूराम थे, जिसमें तमिलनाडु से आने वाले ईबी रामास्वामी थे, जिसमें लखनऊ से आने वाले चौरसिया जी थे। तो पिछड़ों को ये सभी जानते हैं कि पिछड़ा जो तबका है, जो ओबीसी समाज है, वो ज्यादा धार्मिक है, क्योंकि वो ब्राह्मणों की जातीय जो व्यवस्था है, मनुस्मृति की जातीय हायरार्की है, उसमें वो लोग शेड्यूल कास्ट से ऊपर थे। हम लोग तो अछूत थे, अछूतों से वो लोग अछूत नहीं थे, लेकिन उनको गौरव होता था कि हम किसी से तो बड़े हैं। अगर हम ब्राह्मण से छोटे हैं कोई बात नहीं, हम इन अछूतों से तो बड़े हैं। इस बोध से, इस हैप्पीनेस से वो उस धर्म को आज तक ढोते आए हैं। तो बैकवर्ड में जो नेता हैं, जो इनके चक्रव्यूह को समझ पाए हैं, उनकी संख्या कम है, लेकिन जो मतदाता हैं वो आज भी इनके चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। तो हमें काम करने की जरूरत है कि इस मिशन को उस वर्ग में भी आगे बढ़ाएं, और इस काम के लिए बैकवर्ड के बहुत सारे लीडर्स आज पैदा हो गए हैं, बहुत अच्छे पढ़ लिख गए हैं, वो इस मामले में काम कर रहे हैं। और वो, मुझे विश्वास है कि वो अपनी जनता को, जैसे अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट के लोगों को जगाया, कांसीराम ने जगाया, और उसके बाद बहुत सारे हमारे लीडर आज हैं, वो जैसे उन्होंने शेड्यूल कास्ट को जगाया, वैसे ही वो लोग जो हैं ओबीसी समाज के लोगों को, मतदाताओं को जगाएंगे और ये बात समझाएंगे कि जब तक SC ST OBC माइनॉरिटीज जब तक एक नहीं होंगे, तब तक ये मुट्ठी भर संघी हमको डिवाइड करके इसी तरह से सत्ता में काबिज रहेंगे।
और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस शुभ अवसर पर आप सब लोगों का यहाँ पधारने के लिए, अपनी ऊर्जा, अपना समय देने के लिए हम बहुत बहुत साधुवाद प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं और आपसे अपील करते हैं कि जितनी बातें मैंने कही हैं उनको लेकर के आप संगोष्ठियाँ करिए, बातचीत करिए, सामाजिक लोगों में इस बात को फैलाइए और इस दिशा में आगे बढ़ने का काम कीजिए। जय भीम।